हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक 16/12/2023 को पीटी में पूछा गया प्रथम पाली का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया था। इसमें थीम थी स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इन इकोनॉमिक्स रिलेशंस फॉर ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका गठन 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का सचिवालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में। आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है, जो ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के फर्स्ट एंड सेकंड बुक में भी एक क्वेश्चन था। तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जिसके तहत विधान सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम है। उदाहरण में मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32, गोवा में 40 और राज्य क्षेत्रों में दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 30 न्यूनतम सदस्य हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा विधानसभा के छात्रावासन के आदेश राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। परिवर्तन न किया जाएगा। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अनुच्छेद 173 में निर्धारित की गई है। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो 403 है और न्यूनतम सदस्य संख्या सिक्किम में है। और बिहार में कितना है? तो 243। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। संविधान का अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है, जिसमें कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी को
केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकते हैं। राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री के सलाह पर ही हटा सकते हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपीएफ से। राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपीएफ के बराबर होती है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर निर्माण हुआ है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक की संघ कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 के 1 में है। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद कितना है? 75 के 1 में। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा, एवं राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत पद धारण करता है या देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी की योग्यता रखता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ई-सारस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ई-सारस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस ऐप को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से। कुमार पोस्ट सियाचिन तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन अवंती चतुर्वेदी, कैप्टन मोहना सिंह जित्तरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला डाकू पायलटों में शामिल है। भारत में प्रथम महिला देखिएगा, तो भारत में पहली महिला पायलट कौन थी? तो सरला टकराल।
ठकराल। भारत में पहली महिला कौन पायलट बनी? तो शैला ठकराल। भारत में पहली महिला राफेल पायलट कौन? तो शिवांगी सिंह। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो भावना कंठ। भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट दुर्वा बनर्जी। पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला डाबरे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव। भारत में पहली महिला आईएफसी चुनेरिया बिलियप्पा थी। ये मैथ के क्वेश्चन था। यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 500। कितना होगा? 500। बिहार में प्रचलित कीमतों पर विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर थी तो 13.5%। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बतस्की। कहाँ? बतस्की। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो बतस्की। बतस्की की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। बुद्ध के समय 16 बड़े बड़े राज थे जो महाजनपद कहलाते थे। देखिएगा, मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। काशी के वाराणसी, कौशल के अयोध्या या श्रावस्ती जिसे कहते हैं, कुरु के इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी वैशाली और मल्ल की राजधानी कुशीनगर प्रथम भाग में एवं पावा द्वितीय भाग में उल्लेख है। चेदी की राजधानी कहाँ थी? तो सोथीबती या सुक्तिमती। बतस की राजधानी कौशाम्बी, मतलब कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो बतस की। अहिच्छत्र की राजधानी, अहिच्छत्र किसकी राजधानी है? तो पांचाल की। विराटनगर किसकी राजधानी है? तो मतस की। और मथुरा किसकी राजधानी है? तो सूरसेन की। और पोतना या पोटली असमक की राजधानी है। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैनी। कहाँ? उज्जैनी। और गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। देखिए, 16 महाजनपदों में असमक एक ऐसा जनपद था, असमक एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। 16 महाजनपदों में केवल बज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी था। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। आपसे पूछा जाएगा महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी तथा साकेत। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? तो पाटलिपुत्र। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सर बान। सर की क्या होगा? बांस और सर के तालाब। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा। रूस के किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि द्वारा। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी केंद्रीय शक्तियों इसे ऑस्ट्रिया हंगरी ऑटोमान बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एवं अलग संधि थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया गया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रित ब्रेस्ट लिटोवस्क में संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के अनुसार सोवियत रूस में मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभा के सभी
प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा क्या होता है? तो 1 के बराबर या कम होता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाता है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखा हुआ है। द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है। द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वार जो है कोशिकाओं को खोलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गार्ड सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गार्ड कोशिकाएं शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाली जाती है तो कोशिका फूल जाती है जिससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिकाएं शिथिल हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाती है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों में प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों में प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या क्या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा की संचित्र कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया, जो एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया। यह 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया। कांगड़ा चित्रकला के मुख्य केंद्र गुलेर, बसोहली, चंपा, नूरपुर और बिलासपुर और कांगड़ा है। बिहार के चित्रकला मधुबनी, मिथिला, पटना कला मंजूषा है। उत्तर प्रदेश के चौकपुरना, सोनरखना, चिकन करी। झारखंड प्लस बिहार की बात कहा जाए तो झारखंड और बिहार के जादू पाटियां सम्मिलित है। झारखंड और बिहार के पश्चिम बंगाल के काली घाट और अल्पना चित्रकला है। पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की। सुरैती, नौरता, मोरते, तिलगा मध्य प्रदेश। पटल चित्र और सौरा कहाँ के? उड़ीसा के। राजस्थान के फंड, मंडाना, लघु और मराना ये राजस्थान का है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए।
इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पे बुरा प्रभाव पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए। फ्रांसीसी क्रांति से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने किया। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वॉल्टेयर की। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लामी द पल्प अखबार का संपादक जिया पॉल है। मार्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लाज द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो भूरिया समिति। क्या है? भूरिया समिति। विभिन्न समितियां देखिएगा। कहा जाता है जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों को स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया था। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यमों से जनजातीय स्वतंत्र क्षेत्रों को विभेदित करना था, जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट अगस्त 1978 में सौंपी। इसमें पंचायत व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल अपनाने की बात कही गई। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति, लक्ष्मीवल सिंघवी समिति का गठन 1986 ईस्वी में किया गया। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह है सूचना का अधिकार। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्मात पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, वह है सूचना का अधिकार। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है तो पश्चिमी पेशियों द्वारा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक 31 है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 के साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक माना गया था तो मिजोरम। भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक माना जाता है वह था मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक माना जाता है वह मिजोरम है। सबसे नंबर 1 पे कौन था? केरल 94%, लक्षद्वीप 91.8%, मिजोरम 91.3%,
गोवा 88.7% और त्रिपुरा 87.2% पे 5वां नंबर पे था। न्यूनतम की बात कहा जाए तो बिहार सबसे न्यूनतम था 61.8%। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम में था। तीसरे नंबर पे राजस्थान और चौथे पर झारखंड और पंचवें पे आंध्र प्रदेश था। मैथ का क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हो तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हो तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ले सकते हैं, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं ले सकते हैं, दिल्ली व पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं ले सकते हैं। तो 3 और 4 वाले नहीं ले सकते हैं, तो इसका क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। एकरा राजधानी है, तो एकरा घाना की राजधानी है। एकरा किसकी राजधानी थी? घाना की। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है? तो डकार। ट्यूनिसिया की राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस। युगांडा की राजधानी कंपाला। अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो लुआंडा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स और मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो। और नामीबिया की राजधानी तो बिडहॉक। नाइजर की राजधानी कहाँ है? तो नियामी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। सेशेल्स की राजधानी तो विक्टोरिया, याद रखिएगा। इथियोपिया की राजधानी तो अदिस अबाबा, जो इम्पोर्टर है उसी को इसमें दिया गया है। बोत्सवाना की राजधानी तो गैबोरोन। माली की राजधानी बैमोका और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा। निम्नलिखित में किस संगठन में हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था? तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा चलाया गया अभियान है। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पे परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। तो परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एक गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है तो पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने ही पंचायत स्तर की बात, पंचायती राज की बात बोले थे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा बनाया है। जानने की बात, कहीं ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगा, खंड या ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति को सिफारिश स्वीकार किया। 2 अक्टूबर 1959 को नौगाड़ जिला, झारखंड के नौगाड़ जिला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। लागू किया गया राजस्थान के नागौर जिला में, लेकिन सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के सादनगर विकास खंड में शुरू किया गया।
कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला से। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला से। कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई थान चोटी के पास से है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो गोसाई थान चोटी के पास से हुई है। कोसी नदी की लंबाई कहा जाए तो 720 किलोमीटर है और तिब्बत, नेपाल और बिहार से लुप्त क्षेत्रफल लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र आते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना की बात कहा जाए तो 1953 ईस्वी में की गई थी, जो 1965 में बनकर तैयार हुई। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार की भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिसके कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है। निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए। तो चैतन्य, रामानुचार्य, तुलसीदास, नामदेव की बात कहा गया। तो रामानुचार्य की कालक्रम जो है 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी। नामदेव की कालक्रम है 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी। चैतन्य के कालक्रम है 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी तक और तुलसीदास की 1532 से 1623 ईस्वी तक। रामानुचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु में हुआ था। देखिए यहाँ पे तुलसीदास वाला इंपोर्टेड है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली, रामलला, नहछु और भैरव रामायण, ये सब तुलसीदास द्वारा रचित कृतियां हैं। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नौसेना के द्वारा। नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यह भारतीय नौसेना का अपडेटेड सुदृढ़ीकरण रोड मैप है। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता को किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया था। परीक्षा अन्य उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य है। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेड हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को राउट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को राउट क्लाइव और सिराजुद्दौला के सेना के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी किनारे हुआ था।
प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी, नदिया ये जिला नाम है, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लेइंग इट माई वेस किसकी रचना है? तो सचिन तेंदुलकर का। किसका है? सचिन तेंदुलकर का। अब और कुछ पुस्तकें हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किनका है? तो सौरव गांगुली। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की रचना है। गोल्डन गर्ल तो पीटी उषा। सन्नी डे सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड बीवीएस लक्ष्मण। पावर शिफ्ट एल्विन टोफलर। हेलेन केलर। स्टोरी ऑफ माई लाइफ। एवॉर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। ये इम्पोर्टेड है सर। एवॉर्ड ऑफ लव नरेंद्र मोदी। एम संटी अरविंद अर्डिंग और मेथोलॉजी रोनाल्ड वर्थ। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? था 1615 ईस्वी में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं? तो 34वीं एनआई से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो 358। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग के आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को स्वतः निलंबित हो जाता है और आपातकाल के समापन हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनः जीवित हो जाता है। बैला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। बैला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। प्रोजेक्ट 75 आई किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण है तो कॉपर और टिन का। किसका मिश्रण है? तो कॉपर और टिन का। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो पर्वतीय चोटी है। क्या है? तो पर्वतीय चोटी है। डिस्कशन देख लीजिएगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो किबुल लामा जाओ, ये मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। निम्न में किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता? जहां प्रिंट मिस्टेक है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। निम्नांकित में कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात कहा जाए तो राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। और क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य की बात कहा जाए तो गोवा पहला पे, सिक्किम नीचे से दूसरा पे आ जाएगा, त्रिपुरा तीसरा पे, नागालैंड चौथा पे और मिजोरम पांचवा पे। केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए तो लद्दाख सबसे नंबर 1 पे है। तो 47 इंग्लिश का राइट आंसर हो जाएगा ए सी। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो सीजीएम सी एस।
एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है तो चाल। एक समान वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती है। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालाक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? तो प्रभाजी आसवन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रभाजी आसवन। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? तो गेहूं, सॉरी जूट। गंगा के निचले मैदान जूट के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। दोस्तों, गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। गंगा का ऊपरी मैदान उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। गंगा का ऊपरी मैदान उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में विस्तार है। गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार एवं पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश में विस्तार है। कहा जाता है जूट के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70% से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए गंगा का निचला मैदानी भाग इसके लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारत में जूट उत्पादन में द्वितीय स्थान पे बिहार है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा जिलों में इसकी जूट की खेती की जाती है। निम्नलिखित में कौन से द्वितीयक समकों के स्रोत हैं? तो सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, इनमें से सभी। डी हो जाएगा। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था? तो राजगीर। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था? तो राजगीर। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर शहर था। मगध के समय प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदंत था। इसकी राजधानी राजगिरी था। मगध के समय प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदंत था। इसकी राजधानी राजगिरी था। हर्यक वंश का उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था। हर्यक वंश के उदयन ने मगध की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग की उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कालाशोक था, जो राजधानी को वैशाली से कहां स्थानांतरित कर दिया? तो पाटलिपुत्र ले गया। निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो काला जार। काला जार। मोटोजीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में। वायु में ध्वनि तरंगें विचलन करती है। तो वायु एक अनुदैर्ध्य तरंग है। वायु एक अनुदैर्ध्य तरंग है, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में रूप में। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो माया। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर माया नामक ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम 2021 में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे 15 अगस्त 2023 के बाद लागू किया गया था। वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? तो दमन एवं दीप में। वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? तो दमन एवं दीप में। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। वर्ष
2011 में भारत के दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी था 1037। लिंगानुपात में द्वितीय स्थान पर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीप था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 राज्य था केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कहा जाए तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश था। त्रिज्या ए मतलब आर का मान ए हो गया, ऊंचाई का मान बी वाले क्लमृतीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आर बराबर ए, ऊंचाई बराबर बी और वक्रीय ए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच का प्रयोग करके यहाँ पे निकाला गया, तो 2 पाई ए बी होगा। बहुत ठंडे मौसम में तीन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो कम तापमान पे टीन ऑक्साइड के निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी गुकेश को। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो धनात्मक। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुकूल फसलों के उगाने को क्या कहा जाता है? तो फसल चक्र कहा जाता है। क्वेश्चन कट गया है दोस्त। रुपया मुद्रा है तो इंडोनेशिया के। रुपया कहाँ की मुद्रा है? तो इंडोनेशिया के। यहाँ पे रुपया न रुपया लिखा हुआ है। देखिए कुछ देश की मुद्रा है और कुछ देश की राजधानी है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा क्या है? टका। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा क्या है? तो न्यूगुल्ट्रम। बहरीन की मनामा दिनार। मंगोलिया का क्या है? तो तुगरिक। मलेशिया के रिंगिट। मालदीव के रूफिया। लाओस के क्या हो जाएगा? तो न्यू पलाओ। वियतनाम के डोंग और थाईलैंड के बात। याद ये इंपोर्टेड देश का था, बाकी जो हल्का हल्का था उसमें कवरेज नहीं किया गया है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है तो कार्यशील पूंजी में। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यवसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना बैंक को लोगों को बचत को जमा करता है। बैंक के साथ हम 3 प्रकार की खाते खोल सकते हैं: बचत खाता, चालू खाता और सावधि खाता। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की है? तो मिराबो और आवेसिए। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? तो मिराबो और ओसिए। बानों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए शब्द है तो तुनीर। क्या हो जाएगा? तुनीर। सत्तर इंग्लिश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका को भारत रत्न कला के संबंध में दिया गया था। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका का संबंध कला क्षेत्र से है। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था।
यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत में सबसे पहले प्रथम व्यक्ति भारत में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मरणोपरांत में सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुछ व्यक्तियों को भारत रत्न मिला जो इस प्रकार उनके डेट और निम्नलिखित में अनअपचयी शर्करा है, तो सुक्रोज अनअपचयी शर्करा है। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है। मुख्यमंत्री मंत्रालय का प्रावधान होता है, वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विचार से है। यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करता है। विधान मंडलों का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन का प्रावधान करता है। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया क्या है? तो लसिका द्वारा होता है। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया लसिका द्वारा होता है। वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड को संचार प्रणाली में प्रवेश को आवश्यकता होती है, जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन विधि द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन द्वारा। फिटकिरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। कहा जाता है जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघटन करवाया जाता है, जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटन कराया जाता है तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और इसका अपक्षेपण हो जाता है। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का उपयोग अशुद्धियों को आकार को बड़ा करने के लिए किया जाता है। स्कंदन का उपयोग अशुद्धियों के आकार को बड़ा करने के लिए किया जाता है ताकि वे अपसादन टैंक में नीचे बैठ जाए। फिटकिरी या एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग आमतौर पर जल उपचार के स्कंदन के रूप में किया जाता है। फिटकिरी पानी में मौजूद रोगजनकों को मारने में प्रभावी होता है। कॉपर छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मुक्त होता है सल्फर डाइऑक्साइड। जब कॉपर छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कीजिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होगा। यह सल्फ्यूरिक अम्ल
यह बनेगा क्या, तो कॉपर सल्फेट क्या निकलेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलेगा। वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा, कितने दिन समुद्री यात्रा किए थे, तो 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट मतलब केरल के कालीकट तक पहुंचा। वहां के राजा जमोरियन ने उसका स्वागत किया। पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। पेड्रो अल्वारेज क्रेवाल दूसरा पुर्तगाली था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो पेड्रो अल्वारेज क्रेवाल दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ये इंपोर्टेड है। फ्रांसीसी डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। उसने भारत में शांत जल की नीति अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। पुनः 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पत्ती द्वारा जहाजों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी को बांगर कहा जाता है। पुरानी को बांगर कहा जाता है। बांगर मिट्टी या पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। यह सभ्यता वो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वहां बांगर मिट्टी का निर्माण होता है। जहां इस प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के कारण असमतल व उच्च भूमि पाई जाती है, उसे भूंड कहा जाता है। खादर मिट्टी यह नवीन जलोढ़ों से निर्मित होता है। यहाँ बाढ़ प्रायः प्रत्येक वर्ष नई उर्वरक मिट्टी लाती रहती है। अंत इस प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ का 2:3 में विभाजित किया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया है। यदि राजीव ने 40,000 रुपया निवेश किया तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि क्या होगा, तो देखिए राजीव एवं अभय के लाभ का अनुपात 2:3 है। राजीव का निवेश 40,000 है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। तो इस प्रकार से यहाँ पे हल कर दिया गया है। तो x का मान कितना है, 60,000। निम्नलिखित में किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज की बात होती है कि 22 सब दिया हुआ है ना, इसलिए याद रखिएगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। कुछ इंपोर्टेड दिवस है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी विश्व युवा दिवस। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इसके उपरांत 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 30 जनवरी कुष्ठ निवारण दिवस और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी का। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल।
विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल, विश्व प्राकृतिक दिवस 28 अप्रैल, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन है? तो हरिसेन। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 92,358.40 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्र में 1804.60 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अब भारत के यह उत्तर पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा के बेसिनी में बिहार अवस्थित है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचाने वाला सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए, कुष्ठ रोग और टिटनेस जीवाणु जनित रोग है, हैजा जीवाणु जनित रोग है, पोलियो वायरस से होने वाला रोग है और रेबीज भी वायरस से होने वाला रोग है। इसलिए ये दोनों छट गया तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, ए और बी, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, बिहार के बारे में कुछ क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का स्थान सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 13वां स्थान पर है। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से दूरी लगभग 173 फीट है और समुद्र तट से दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। सीमाएं: उत्तर में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है और सबसे उत्तरी जिला कहा जाए बिहार के तो पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला गया जिला है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। 1891 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन का संकट। गलत पढ़ दिए थे। 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो भुगतान संतुलन का संकट। 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण भुगतान संतुलन का संकट था। वर्ष 1991 के सुधार भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसमें अर्थव्यवस्था की प्रकृति को मौलिक तरीकों से बदल दिया। उन्नीस सौ 91 में आर्थिक संकट को जन्म दिया। भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या ने 1991 में आर्थिक संकट को जन्म दिया। याद रखिएगा, ये पूछ चुका है। इससे निपटने के लिए भारत के आर्थिक प्रतिष्ठान ने भारत की व्यापक आर्थिक बैलेंस शीट को सुधारने के लिए एवं विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी सुधार एजेंडा शुरू किया। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन को एड्रेनलिन एवं एपिनेफ्रिन भी हार्मोन कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में।
महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बंडूर दक्षिण अंडमान में। रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रिची आर्किपिलोगो अंडमान में। लोहा बलराक अभयारण्य दक्षिण अंडमान। कैंप लेव अभयारण्य मध्य अंडमान में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? तो 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई? तो 2000 ईस्वी में। देखिए कुछ यहाँ योजनाएं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना 1992 ईस्वी से शुरू की गई। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 ईस्वी से। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 ईस्वी से। और अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ईस्वी से। भारतीय संविधान के कौन से भाग में को 7वें संविधान संशोधन 2056 के द्वारा हटाया गया? तो भाग 7 को। भारतीय संविधान के भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, तो भाग 7 को हटा दिया गया। प्रक्षेप जिसमें केंद्र के सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है उसे दिगंक्षीय प्रक्षेप कहा जाता है। दिगंक्षीय प्रक्षेप कहा जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? देखिए इस में पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला हो गया है, अगला पीडीएफ सुधार किया जाएगा। भारत म्यांमार सीमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 5। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। 10,000 रुपया की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा? तो 64.10 रुपया। देखिए साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर निकालना था। यार यहाँ से उल्टी कैसे हो गया है? देखिएगा 2 क्वेश्चन छूट गया है, उसे मेंटेनेंस करवाते हैं। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में। देखिए सबसे ज्यादा वेग ठोस में होता है, ऐसा स्टील में नहीं। और भी इससे हार्ड होगा उसमें होगा, जैसे एल्युमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होती है ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। प्रश्न सुन, ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तनुधार्ज होती है। यांत्रिक होने के कारण इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण करती है। देखिए अल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420, निकेल में 740, स्टील में 5960, लोहा में 5950, पीतल में 4700 मीटर पर सेकंड, कांच में 3980। और द्रव की बात कहा जाए तो समुद्री में 1531 और आशुद्ध जल में 1498 और इथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकंड और मिथेनॉल में 1103 मीटर पर सेकंड। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य के परिवर्तन के कारण होता है, ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है 42वें संशोधन द्वारा। ये 98 नंबर क्वेश्चन,
एपी के है, इसके अनंत पदों का योग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो विनोबा भावे। ये क्वेश्चन असमंजन में होने वाला क्वेश्चन है। 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ का भाग नहीं है? तो पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए।